A very good morning, student. So, again we continue our chapter number 7, that is human health and diseases. Okay, in this video our topic is AIDS. So, let's start today's topic. So, student, सबसे पहले ये डिजीज का नाम ही देखते हैं. क्या नाम है? एड्स नाम है. अब एड्स का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा. क्या होता है एड्स का फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. ओके, अब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो नाम से ही देखिएगा, नाम को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप इस डिजीज के बारे में कभी नहीं भूल सकते. तो देखिए क्या बोल रहा है, एक्वायर. एक्वायर मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को एनवायरनमेंट से जब हम लेते हैं, एक्वायर करते हैं. जैसे आपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी पढ़ा है, ठीक है ना, जो कि बाय बर्थ से हमको नहीं मिलती है, वो हमको एनवायरनमेंट के थ्रू, हम एनवायरनमेंट से जितना ज़्यादा एक्सपोज होंगे तो वो इम्यूनिटी हम एक्वायर करते हैं. दैट मीन्स वैक्सीन के थ्रू. ओके, तो वैसे ही एक्वायर्ड कह रहे हैं यहाँ पे, तो एक्वायर्ड मतलब कि बाहर से जो भी चीज़ आ रही है वो बाहर से आ रही है. ठीक है. इम्यूनो डेफिशिएंसी कह रहा है. इम्यूनो डेफिशिएंसी कहने का मतलब क्या है? जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें किसी न किसी चीज़ की डेफिशिएंसी आ जा रही है. दैट मीन्स ये डायरेक्टली ये बताना चाह रहा है कि इस डिजीज़ में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अफेक्ट हो जाता है. ओके, अब बात है सिंड्रोम. तो सिंड्रोम वर्ड जब भी आता है दैट मीन्स कि वो किसी डिजीज़ के बारे में बता रहा है. ओके, सिंड्रोम यानी ही डिजीज़ होता है. तो यहाँ पे बात हुई एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. तो एक्वायर्ड यानी कि एनवायरनमेंट से हमारे अंदर क्या आ गया, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसमें डेफिशिएंसी आ गई, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो गया. तो इस डिजीज़ को हम कहते हैं एड्स. ओके, अब ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अफेक्ट हो गया, उसमें मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है. तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है एक वायरस जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ओके, तो देखिए कभी भी आपको नाम पूछेगा डिजीज़ का, तो डिजीज़ का नाम आप क्या बताएंगे? आपके डिजीज़ का नाम है एड्स. ओके, कभी भी डिजीज़ का नाम पूछेगा तो आप एड्स बताएंगे. अब ये एड्स डिजीज़ को जो कॉज कर रहा है वो कौन है? वो है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ओके, तो हमेशा याद रखिएगा, बहुत बार स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, डिजीज़ के नाम की जगह वो सिर्फ HIV लिख के आ जाते हैं. तो आपको सिर्फ HIV नहीं लिखना है, आपको डिजीज़ का नाम लिखना है एड्स. आप HIV एड्स भी नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन एड्स तो लिखना ही है अगर डिजीज़ का नाम पूछा है तो. और वो किसके थ्रू हो रहा है तो उसमें आप लिखेंगे HIV, फुल फॉर्म पूरा ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. और एड्स का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा आपका? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. ओके, तो चलिए रीड आउट करते हैं. क्या बता रहा है? The word AIDS stand for acquired immunodeficiency syndrome. This means deficiency of immune system acquired during the lifetime of an individual, indicating that it is not a congenital disease. तो देखिए यहाँ पे कोजेनाइटल डिजीज़ का मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए. कोजेनाइटल मतलब होता है जन्मजात, मतलब बाई बर्थ. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इट इज़ नॉट अ कोजेनाइटल डिजीज़, मतलब ये जो एड्स डिजीज़ है वो कोजेनाइटल नहीं है, मतलब वो जन्मजात नहीं है, बाई बर्थ हमको नहीं होती है, मतलब ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, कहने का मतलब है. ओके, ये हम एनवायरनमेंट से एक्वायर कर रहे हैं, मतलब एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमको ये डिजीज़ कॉज कर रहा है. ओके, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें डेफिशिएंसी आ जाती है, वो अफेक्ट हो जाता है. तो वही चीज़ यहाँ पे आपको सिंपली बताना चाह रहा है. दिस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ एन इम्यून सिस्टम acquired during the lifetime of an individual, indicating that it is not a congenital disease. ओके, बोल रहा है कि एड्स जो है वो कोजेनाइटल डिजीज नहीं है, मतलब वो बाई बर्थ नहीं होती है ना, लेकिन उस डिजीज़ को एक्वायर किया जा रहा है एनवायरनमेंट से, मतलब एनवायरनमेंट में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? HIV, जो कि ये एड्स डिजीज़ कॉज कर रहा है. ओके, और ये एड्स डिजीज़ में वो कर क्या दे रहा है? वो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर दे रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर दे रहा है, इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहा है. और इसकी वजह से क्या हो जाता है ना, अगर इम्यून सिस्टम आपका प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा तो एनवायरनमेंट में जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घूम रहे हैं, है ना, चाहे वो पोलियो का वायरस हो, ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया हो, वो भी क्या करते हैं? हमारे बॉडी में एंटर करते हैं. अब हमारे इम्यून सिस्टम तो वर्क कर ही नहीं पा रहा है, तो वो डिजीज़ ऑब्वियस सी बातें होगी हमको. और अगर आपके शरीर में पूरी डिजीज़ होने लगेंगी तो क्या होगा? आप सर्वाइव कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, है ना. तो वही सेम होता है एड्स के केस में. एड्स में हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जितनी भी बाहरी बीमारियां हैं, ट्यूबरक्लोसिस है, उसके अलावा टाइफाइड है, निमोनिया, कुछ भी जितने डिजॉर्डर, सबसे ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस का होता है, ठीक है ना, TB का. तो ये सब डिजीजेज होने लगती हैं. अब वो जो मेडिसिन देते हैं डॉक्टर, तो वो क्या देते हैं? वो
इसलिए देते हैं ताकि वो सब डिजीज़ जो है वो थोड़ी मतलब रुके रहें, सप्रेस रहें, ठीक है, ताकि जो पर्सन है जिसको एड्स है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से मतलब उसकी डेथ ना हो पाए, कुछ साल वो सर्वाइव कर पाए। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं। सिंड्रोम, यहाँ पे देखो आपको सिंड्रोम का मतलब भी बताना चाह रहा है। सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। देखो सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम, मतलब ऐसी चीज़ जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो डिजीज़ में दिखाई देते हैं सिम्टम्स, है ना, तो सिंड्रोम मतलब ही होता है यही। ओके, एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 एंड इन द लास्ट 25 years और सो इट हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड किलिंग मोर देन 25 million persons। फिर बता रहे हैं कि जो एड्स डिजीज़ है वो सबसे पहले कितने मतलब कौन से सन में पता चला हमको, 1981 में, ठीक है। देन एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। फिर बता रहे हैं कि एड्स जो है वो किसके थ्रू कॉज होता है, एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, उसके थ्रू हो रहा है। अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस। ये नाम बिल्कुल याद रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन से इस वायरस को और क्या कहा जाता है, रेट्रोवायरस। इस वायरस के ग्रुप को क्या कहा जाता है, रेट्रोवायरस कहा जाता है। तो बिल्कुल आपको ये नाम याद रखना है। ओके, देन विच हैव एन एनवेलप इनक्लोजिंग द आरएनए जीनोम। और ये जो वायरस है इसका एक एनवेलप होता है, ठीक है, उस एनवेलप के अंदर क्या होता है, जीनोम होता है। वो जीनोम क्या है, आरएनए, मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। तो आप याद रखेंगे कि एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। आपको इतना तो पता है ना कि वायरस के जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। बट जो एड्स कॉज कर रहा है वायरस, दैट मीन्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, उसका जीनोम क्या है, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है, ठीक है। अब ये जो आरएनए है इसको एक एनवेलप जो है वो एनक्लोज करके रखा हुआ है, ठीक है, और ये एनवेलप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस एनवेलप की वजह से ही क्या हो रहा है, वैक्सीन नहीं आ पाती है एड्स की। क्यों, क्योंकि ये जो आज एचआईवी वायरस है ये हर टाइम अपना शेप जो है वो चेंज कर देता है। अब अगर ये अपना शेप चेंज कर देगा तो एंटीबॉडीज़ जो बनाई जा रही है, जो वैक्सीन हमको दिया जा रहा है, तो वो उससे लड़ पाएंगे क्या, नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि वायरस तो अपना शेप हर बार चेंज करता जा रहा है। तो हम जिस टाइप का बाइंड करने के लिए शेप दिए हैं वो शेप तो उससे फिर बाइंड ही नहीं कर पाएगा, दैट्स वाई। ओके, खैर ये चीज़ आपको आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगी, अभी पहले यहाँ ध्यान दीजिए। फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पे, AIDS is caused by human immunodeficiency virus, a member of group of virus called retrovirus, which have an envelope enclosing the RNA genome. Transmission of HIV infection generally occurs by sexual contact with infected person, by transfusion of contaminated blood and blood products, by sharing infected needles as in case of intravenous drug abusers, and from infected mother to her child through placenta. तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो एड्स डिजीज़ है ये किसके थ्रू स्प्रेड हो सकती है। वायरस तो कॉज कर रहा है, लेकिन वो वायरस किन चीज़ों के ज़रिए हमारे बॉडी में एंटर कर सकता है, ठीक है। तो देखिए किन किन चीज़ों के ज़रिए, तो सबसे पहले तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू। ओके, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जिसको वो डिजीज़ है और उससे अगर आप इंटीमेट हो रहे हैं तो क्या होगा, ये डिजीज़ होने के चांसेस हैं, मतलब चांसेस क्या, डिजीज़ होगा ही, ठीक है। सेकेंड चीज़ की कोई भी जैसे आप ब्लड चढ़वाते हो, ठीक है ना, तो ब्लड अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड है तो उसका ब्लड अगर हमारे बॉडी में आएगा तो फिर से हमको ये डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। फिर से मतलब कहने का क्या है, ये डिजीज़ होगी। ओके, इसीलिए जब भी आप देखते हो ब्लड चढ़वाते हैं तो ब्लड को पूरा मतलब मैच तो करते ही हैं, ब्लड ग्रुप वगैरह, उसके अलावा उसको चेक करते हैं कि उस पर्सन को कोई डिजीज़ तो नहीं है। ओके, या फिर कोई ब्लड प्रोडक्ट्स भी, ब्लड प्रोडक्ट्स मतलब निडल्स, जैसे इंजेक्शन लेते हैं आप, अगर इन्फेक्टेड पर्सन को इस इंजेक्शन से लगाए हैं और उसी निडल को आपको लगाएंगे तो डिजीज़ होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा निडल को क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, और न्यू निडल हमेशा यूज़ की जाती है इंजेक्शन के लिए। ओके, देन क्या बता रहा है, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स एज इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग। अब आप देखते हो ड्रग एब्यूज़र्स भी बहुत सारे लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं, और वो ड्रग्स जो है वो अलग अलग तरीके से, तो कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो डायरेक्टली आपके मतलब नस में लिया जाता है, ठीक है। दैट्स वाई कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, एंट्रावेनस। एंट्रावेनस मतलब नसों में। ओके, तो ऐसे ड्रग्स जो हैं, अब फ्रेंड्स का ग्रुप है, उन लोग ड्रग्स ले रहे हैं, इंजेक्शन वाले ड्रग्स ले रहे हैं, उन सब ने एक ही इंजेक्शन से ले लिया, उनमें किसी को एड्स होगा तो क्या होगा, सबको एड्स हो जाएगा। ओके, देन क्या बता रहा है,
फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड। अब इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे में भी हो सकता है, मतलब उनका जो बेबी आने वाला है उसको भी कैसे होगा, प्लेसेंटा के थ्रू। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कैसे होगा, ठीक है। मदर से बच्चे में प्लेसेंटा के थ्रू हो सकता है, और ड्रग अब्यूज़र्स को इन्फेक्टेड नीडल्स के थ्रू हो सकता है, या फिर गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, ओके, या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू। Then, so people who are at high risk of getting this infection includes individual who have multiple sexual partners. Okay, तो बता रहा है कि सबसे ज़्यादा किसको होने के चांसेस रहते हैं, ये उन पर्सन्स को ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं जिनके एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। देन अब यहाँ पे आपको जो वायरस है उसका पूरा दिखा रहा है कि वो कैसे कैसे काम कर रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है, सबसे पहले रेट्रोवायरस को दिखा रहा है आपको। रेट्रोवायरस जो है अंदर पे क्या है, आरएनए कोर प्रेजेंट है, मतलब जीनोम प्रेजेंट है, आरएनए है इसका जेनेटिक मटेरियल, आपको पता है, ठीक है। तो ये बाहर पे एक एनवेलप है और उसके अंदर क्या है, आरएनए है, ठीक है। वायरस का जो कोट है वो कैसा है, वायरस प्रोटीन कोट लिखा है, ठीक है। अब ये वायरस जो है वो क्या कर रहा है, नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट किया। मतलब देखो अभी ये वायरस बॉडी के अंदर कैसे काम कर रहा है उसको बता रहे हैं, ठीक है ना। ये बॉडी के अंदर कैसे जा रहा है इसको नहीं, बॉडी के अंदर ये क्या काम कर रहा है वो, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम इसको पहचान नहीं पाता है। तो देखिए क्या कर रहा है, ये वायरस जो है वो किसी भी थ्रू बॉडी में एंटर किया। अब उसने क्या किया, जो हमारा नॉर्मल सेल है उसको इन्फेक्ट करा, ठीक है। अब उसको वो कैसे क्या कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए ये जो नॉर्मल सेल है उसके अंदर वो कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सेल का बड़ा सा स्ट्रक्चर बना के अंदर पे दिखा रहा है कि वो क्या क्या कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा रहे हैं, ओके। अब ये जो वायरल आरएनए है वो सेल में आया, ठीक है, इसी सेल के अंदर का बता रहा है, लेकिन उसको आपको ब्रॉड फॉर्म में दिखा रहा है, ठीक है। सेल के अंदर आया, सेल के अंदर आके इसने क्या कर दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कर दिया। जो नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के कारण क्या हुआ, जो वायरल आरएनए है वो किस में चेंज हो गया, वायरल डीएनए बन गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है, ठीक है। ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, आपके साइटोप्लाज्म में हो रही है। देन ये बन गया वायरल डीएनए। अब वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट जीनोम। अब ये जो वायरल डीएनए है वो किस में इनकॉर्पोरेट हो रहा है, ये होस्ट के जीनोम में, मतलब जो होस्ट का जेनेटिक मटेरियल है उसमें जाके जुड़ जा रहा है, ठीक है। अब उसमें जुड़ जाएगा तो देखो न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, डीएनए। अब इसमें किसका डीएनए आ गया, वायरस का, मतलब वायरस ने जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू अपना वायरल डीएनए फॉर्म किया, वो वायरल डीएनए किस में आ गया, होस्ट के जेनेटिक मटेरियल में आके इंट्रोड्यूस हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया, ओके। अब न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। अब ये जो इन्फेक्टेड सेल है वो नया वायरल आरएनए बनाएगा और फिर नए नए वायरस को प्रोड्यूस करेगा। तो कभी भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या करते हैं, कभी भी अकेले काम नहीं कर पाते हैं। कोई भी चीज़ को अपना काम दिखाने के लिए यूनिटी चाहिए, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए। आप देखते हो अगर मतलब स्ट्राइक करते हैं फैक्ट्रीज़ के जो वर्कर हैं वो लोग या कोई भी, तो क्या अकेले स्ट्राइक करते हैं क्या, नहीं, अकेले वो लोग कर ही नहीं पाएंगे, उनको तो डायरेक्टली पुलिस वाले आके पकड़ के ले जा लेंगे, ठीक है। तो कभी भी कोई भी चीज़ जब उनको करनी पड़ रहती है, कोई बड़ा काम करना रहता है, तो क्या करते हैं वो यूनिटी में, है ना, एक साथ बहुत सारे लोग मिलके करते हैं वो काम। तो सेम ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी वही करते हैं। अगर एक वायरल आरएनए आया है, दैट मीन्स एक वायरस आया, उसने अब पहले क्या किया, उसने अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहा। तो अपनी पॉपुलेशन को वो कैसे बढ़ा रहा है, तो आपको याद रखना है कि ये जो रेट्रोवायरस है सबसे पहले नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट कैसे कर रहा है, तो ये उसके अंदर एंटर कर रहा है। अब उसके साइटोप्लाज्म में वो क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कर दे रहा है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की वजह से क्या हो रहा है, जो उसका आरएनए है उसको वायरल डीएनए में चेंज कर दे रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब वो जाके जो होस्ट का जो न्यूक्लियस है उसमें जाके उसके जीनोम से इनकॉर्पोरेट कर लेगा, मतलब उसके डीएनए से इनकॉर्पोरेट कर लेगा, ठीक है। अब और उस प्रोसेस के थ्रू अब क्या होगा, अब सेल जब जब डिवाइड होगा तो वायरल आरएनए बनता जाएगा। तो इस तरह से वो जो वायरस है उसकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ी तो रही है, ठीक है ना। और वायरस इतने खतरनाक होते हैं कि क्या होते हैं, जब ये आउटसाइड इन्वायरमेंट में रहते हैं तो ये कैसे रहते हैं, डेड फॉर्म में रहते हैं, मतलब एकदम ऐसे डेड फॉर्म में रहेंगे। लेकिन जैसे ही इनको होस्ट बॉडी मिलती है तो ये क्या हो जाते हैं, लिविंग फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इनको बता भी नहीं सकते कि लिविंग में आते हैं कि नॉन लिविंग में आते हैं। इनको जैसे ही कोई होस्ट बॉडी मिलेगी, चाहे प्लांट की चाहे एनिमल की, किसी की भी, तो ये क्या होंगे, लिविंग फॉर्म में आ जाएंगे। लेकिन जब ये आउटसाइड इन्वायरमेंट में होंगे, लाइक जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, निडल है,
नीडल को किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज़ किया, ठीक है, अब नीडल जो है उसने ऐसे थ्रो आउट कर दिया, जो भी कर दिया। अब उस नीडल में वो वायरस है, लेकिन वो अभी किस फॉर्म में, नॉन लिविंग फॉर्म में है। अगर उसी नीडल को किसी हेल्दी पर्सन ने यूज़ किया तो उस नीडल के थ्रू वो जो वायरस है वो क्या कर हो गया, दूसरे जो मतलब हेल्दी पर्सन थे उसके ब्लड में एंटर कर गया, ठीक है। अब उसके ब्लड में जैसे ही एंटर किया, अब वो क्या बन गया, वो लिविंग फॉर्म में चेंज हो गया, और फिर अब अपना काम वो शुरू कर देगा, नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करेगा, जिसकी वजह से अपने जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस लाएगा, और फिर जो होस्ट का न्यूक्लियस है उसको जाके उसमें उसके जेनेटिक मटेरियल में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और फिर होस्ट का नॉर्मली जो काम चल रहा है होस्ट का तो वही काम चलेगा, मतलब उसके सेल जो है अपना डिवीजन तो करेंगे ही। अब उस सेल में उसका जो न्यूक्लियस है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, उसमें तो वायरस का आ गया है जेनेटिक मटेरियल, तो अब वो वही जो जेनेटिक मटेरियल है वही क्या होते रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा। तो इस तरह से वायरस जो है अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। ओके, तो इस डायग्राम में आपको वही बता रहा है। देन यहाँ पे क्या बता रहा है, जैसे कि बता रहे थे ना कि किस वजह से ये जो डिजीज़ है ये ज़्यादा स्प्रेड होती है, तो सेक्सुअल पार्टनर के थ्रू तो होती है, उसके अलावा जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो इंजेक्शन के थ्रू ड्रग लेते हैं, है ना, इंट्रावेनसली, तो उनके थ्रू भी ये डिजीज़ होती है, मतलब उनके थ्रू भी ये स्प्रेड होती है। देन इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड चिल्ड्रन बॉर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर, उसके अलावा ऐसे बच्चे जो HIV इन्फेक्टेड मदर के थ्रू, देखो यहाँ HIV इन्फेक्टेड कहा है, दैट मीन्स कि क्या बता रहा है कि HIV वायरस से जो मदर इन्फेक्टेड है। ओके, तो आप ये मत सोचिएगा यहाँ डिजीज़ का नाम बता रहा है, इन्फेक्टेड वर्ड बोल दिया है यहाँ पे। ओके, तो HIV से जो मदर इन्फेक्टेड है तो उनसे उनके बच्चे में होने के पूरे चांसेस रहते हैं। कैसे, प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू ये वायरस जो है बेबी में एंटर कर सकता है। लेकिन अभी इतना हमारा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है जिसकी वजह से ऐसे मेडिसिन दिए जाते हैं जिसके थ्रू जो इन्फेक्टेड मदर है उससे उनके बेबी में इसके होने के चांसेस नहीं रह पाते हैं, ठीक है। देन क्या बता रहा है, डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हाँ, ऐसे कुछ पर्सन्स होते हैं जिनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है, जैसे कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, तो उनको हर बार ब्लड जो है वो चढ़वाना पड़ता है। तो उनमें भी ऐसे चांसेस हो जाते हैं कभी कभी कि उनको ये डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको बार बार ब्लड चढ़वाना है, तो हो सकता है कभी बाई मिस्टेक ऐसा ब्लड आ गया हो जो इन्फेक्टेड पर्सन का हो। ओके, तो इस वजह से तो हमेशा ऐसा नहीं है कि ब्लड जो है सिर्फ सिकल सेल एनीमिया के केस में, और भी कुछ एनीमिक कंडीशन आ जाती है या कुछ और कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है। देन वही क्वेश्चन बोल रहा है कि लिस्ट बनाइए कि किस किस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस किस कंडीशन में ज़रूरत पड़ती है, तो आपको याद रखना है, आपको लिख के दिखाना है कॉपी में, ठीक है। एक तो मैंने बता दिया सिकल सेल एनीमिया, अब आप दूसरे डिजीज़ के नाम बताएंगे। Then it is important to note that HIV/AIDS is not spread by mere touch or physical contact. It spreads only through body fluids. तो देखिए सबसे important बात यहाँ कह रहा है कि HIV/AIDS जो है वो सिर्फ टच वगैरह करने से नहीं हो जाता है। जब तक इन्फेक्टेड पर्सन का जो बॉडी का फ्लूइड है वो किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक ये डिजीज़ नहीं होगा। मतलब ब्लड है, जैसे कि बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है ना, ब्लड आ रहा है, उसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट में स्पर्म ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, ये डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको आपके आसपास कोई HIV इन्फेक्टेड पर्सन है ना, अगर आप उसके साथ रह रहे हो, उसके साथ खा रहे हो, पी रहे हो, तो आपको ये डिजीज़ नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर आप उसके साथ सेक्सुअली कांटेक्ट में आ रहे हो या फिर आप लोग ड्रग एब्यूज़र हो, इस तरीके का कुछ भी होगा तो फिर ये डिजीज़ होने के चांसेस होंगे, ठीक है। Then it hence imperative for the physical and psychological well-being that the HIV/AIDS infected persons are not isolated from family and society. तो ये बात आपको इसलिए बताई जा रही है कि उन पर्सन, एक तो उनको वो डिजीज़ हो गई रहती है, वो खुद ही इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशराइज्ड हो गए रहते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब उसके बाद फैमिली वाले, सोसाइटी वाले उनको अलग करेंगे अपने से, तो उन पर क्या बीतेगा, ठीक है ना। दैट्स वाई ये बता रहा है कि भाई आप उनके साथ रहो, उनके साथ खाओ पियो घूमो फिरो, आपको ये डिजीज़ नहीं होगी अगर आप अपनी ऐसी चीज़ें जिसके थ्रू ये डिजीज़ फैल रहा है उन सब चीज़ों से प्रिकॉशन लोगे तो। ओके, देर इज़ ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिंड्रोम। दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ टू मैनी ईयर्स, यूजुअली 5 to 10 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि एड्स वायरस जो है, मतलब एड्स कॉज करने वाला जो वायरस है, दैट मीन्स HIV, अगर वो किसी हेल्दी पर्सन में एंटर किया है तो ऐसा नहीं कि उसने जैसे ही एंटर किया और वो अपना पूरा सिम्टम शो करने लगेगा,
ठीक है ना, उसको भी अपना पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए टाइम चाहिए रहता है उस वायरस को। जब तक वो अपनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ाएगा वो किसी भी चीज़ को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे पहले अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है, तो वही सब करने में उसको कितना टाइम लग जाता है, कभी कभी कुछ महीने लग जाते हैं और कभी कभी साल भी लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है कि कुछ मंथ में ही उसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो देखो ये उस पर्सन की इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है, ओके। और कभी कभी क्या होता है कि 5 to 10 ईयर्स भी लग जाते हैं। तो आप ये टाइम पीरियड याद रखेंगे कि अगर HIV जो है वो किसी के बॉडी में एंटर किया है तो वो कितना टाइम लेगा अपने आप को, मतलब अपने आप को पूरी तरह से शो करने के लिए, ठीक है, उस पर्सन को पूरी तरह से इन्फेक्ट करने के लिए। तो ये था एड्स टॉपिक। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आपको प्रिवेंशन, डायग्नोसिस वगैरह वो सब चीज़ें बताऊँगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर कुछ भी ऐसा चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हैं फिर से। सो टुडेज क्लास इज ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।